2 बीघा जमीन। बेटा बेटी में अंतर। मनोज घर में आए और जैसे ही सोफे पर बैठे, उनकी बिटिया सलोनी ग्लास में पानी लेकर आ गई। पापा, पानी पी लीजिए, मैं पंखा चालू कर देती हूँ। अरे, मेरा लाडला कुलदीप नहीं दिखाई पड़ रहा है। कुलदीप कहाँ चला गया? पापा, भैया बाहर खेल रहा होगा, मैं उसे बुलाती हूँ। इतने में कुलदीप घर में आ जाता है। यहाँ आओ बेटा, मेरे पास बैठो। ये देखो, तुम्हारे लिए बढ़िया टी शर्ट लाया हूँ। अरे वाह, यह तो बड़ा अच्छा टी शर्ट है। भैया पहनेगा तो पूरा हीरो लगेगा। इसका डिजाइन मुझे पसंद नहीं है। पापा, भैया आप लोग मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। सलोनी बिटिया, तुम भी हाथ पैर धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। अरे, सलोनी को काम करने दो, इसे भी सब कुछ सीखना है। मम्मी, मैं पिज्जा ऑर्डर करता हूँ। रोज रोज दाल चावल रोटी खाकर उब गया हूँ। बेटा, कल ही तो पिज्जा मंगाए थे। अरे, मंगा लेने दो, बेटा है, उसे जो इच्छा है वो खाने दो। सलोनी अपने दादाजी के पास पहुँचती है। दादाजी, हमारे समाज में बेटों को हमेशा ऊंचा दर्जा क्यों दिया जाता है? ऐसा है बिटिया, बेटी तो पराया धन होती है और उसे एक दिन मायके को छोड़कर ससुराल जाना ही पड़ता है। बेटा माता पिता के साथ रहता है और बुढ़ापे का सहारा भी बनता है। दादाजी, क्या बेटी माँ बाप का सहारा नहीं बन सकती? बेटी को तो अपने सास ससुर का सहारा बनना पड़ता है। वह गाय की तरह होती है, जिस खूंटे में बांध दिया जाए वही जिंदगी भर बंधी रहती है। यही हमारे समाज में होता चला आया है। दादी, मैं तो यही चाहती हूँ कि बेटा और बेटी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बात तो सही कह रही हो। 2 दिनों के बाद, मम्मी जल्दी से आओ। क्या हुआ बेटी? मेरा हाथ जल गया मम्मी। अरे, जल गई? दवाई लगा लो। अरे, हल्दी लगा दो, ठीक हो जाएगी। यशोदा हल्दी का लेप सलोनी के हाथों पर लगाती है। मम्मी, बहुत जलन हो रही है। रुक जाओ, कुलदीप को भेजकर मलहम मंगवाती हूँ। इतने में कुलदीप बाहर से रुआंसा होकर आता है। गिरने से उसके पैर में खरोच आ गई होती है। अरे मेरे बेटे, ये क्या हो गया? गिर गया, बहुत चोट लग गई, बहुत दर्द हो रहा है। अरे बाप रे, कुलदीप मेरा सोनू। यशोदा, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। मैं भी चल रही हूँ। कुलदीप बेटा, चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे। सलोनी, तुम खाना बनाने के बाद घर का बाकी का काम देख लेना। हम लोग डॉक्टर के पास से अभी आते हैं। ठीक है मम्मी, मैं खाना बना लूंगी। आधे घंटे के बाद मम्मी पापा कुलदीप को लेकर घर वापस आते हैं। सलोनी, खाना बन गया? पापा, मेरे हाथ में तकलीफ थी, इसलिए एक हाथ से आटा गूंदना पड़ा। 7-8 रोटियां ही बना पाई हूँ। रुकिए, मैं और बना देती हूँ। ठीक है ठीक है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ससुराल में जाओगी तो सब काम टाइम से ही करना होगा, वरना सास तुम्हारी खूब खबर लेगी। मम्मी, मेरे हाथ के बारे में भी तो सोचो। 2 दिन पहले ही मैं जल गई थी और अभी तक हाथ में दर्द है। 15 साल के बाद। पापा, मैं MBA की पढ़ाई करना चाहता हूँ। मेरे 2 दोस्त भी कर रहे हैं। ठीक है बेटा, कितना खर्चा आएगा? मैं उसके लिए तैयार हूँ। जाओ बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो, मेरा नाम रोशन करो। हाँ बेटा, तुमसे हमें बहुत आशाएं हैं। हम लोगों की चिंता मत करना, खूब मन लगाकर पढ़ना। रुपए पैसे की चिंता जरा भी मत करना। कुलदीप MBA की पढ़ाई करने के लिए एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। मम्मी, मैंने भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पहले से ही पूरी कर ली है। मेरी भी इच्छा है मैं MBA करूं। बिटिया, अब हम लोग तुम्हारे हाथ पीले करने का सोच रहे हैं। ससुराल में जाकर MBA कर लेना। मम्मी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। सबसे पहले मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। कुलदीप के पापा मम्मी कुलदीप को रुपए पैसे देने लगते हैं। वह उनकी छूट का नाजायज फायदा उठाता है। वह अपने दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ाता, मौज मस्ती में पढ़ाई को भूल जाता है। मम्मी,
मुझे 500 रुपए चाहिए। आज दोस्तों के साथ बाहर जाना है। ठीक है बेटा, ले लो 500 और जल्दी आ जाना। फिल्म देखने तो नहीं जा रहे हो ना? कल तुम्हारी जेब में पिक्चर के टिकट्स मिले थे। मम्मी, पिक्चर देखना कोई बुरा काम नहीं है, सभी लोग देखते हैं। मैं रात को देर से आऊंगा। बेटा कुलदीप, आजकल रोज देर से आने लगे हो, क्या बात है? पापा, आजकल दोस्तों के ग्रुप में पढ़ाई करता हूँ। कुलदीप एमबीए की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता है, लेकिन घर वालों को नहीं बताता। सलोनी को कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है और वह अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। वह घर का काम करके भी पढ़ाई करती है और बहुत अच्छे नंबरों से पास होती है। मम्मी पापा, मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई हूँ। मुझे डिस्टिंक्शन मिला है। शाबाश, वाह बिटिया, तुमने तो मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। तुमने घर को देखते हुए भी इतने अच्छे से पढ़ाई की और बहुत अच्छे अंक अर्जित किए। यह सचमुच सराहनीय है। बिटिया, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। मुझे आज बहुत खुशी मिली है। कुछ दिनों के बाद सलोनी को उसकी काबिलियत के बदौलत एक अच्छी विदेशी कंपनी में बड़े पद पर नौकरी मिल जाती है। मम्मी पापा, आप लोग मुंह मीठा कीजिए। मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिली है। अब मैं आप लोगों का सपोर्ट करूंगी। भैया की एमबीए की पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाएगी। उन्हें भी अच्छा सा जॉब मिल जाएगा। क्यों भैया? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सलोनी के पापा की कंपनी में स्ट्राइक हो जाती है और उनके मालिक द्वारा ताला लगा दिया जाता है। धीरे धीरे मनोज के पास रखे हुए पैसे खत्म हो जाते हैं। उनके बेटे कुलदीप ने भी उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया होता है। वे बहुत उदास हो जाते हैं। सलोनी पापा के सामने आकर बैठ जाती है। पापा, आप चिंता छोड़ दीजिए। आपने हम लोगों के लिए बहुत किया है। आप आराम से घर में बैठिए। मैं पूरे घर का खर्चा चलाऊंगी। मैं आपकी बेटी हूँ। किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। उस दिन से सलोनी पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर उसे बखूबी निभाने लगती है। 2 वर्ष के बाद कुलदीप एमबीए की पढ़ाई ठीक से न करने के कारण बीच में ही छोड़ देता है और नौकरी की तलाश करने लगता है। उसे कहीं भी ढंग की नौकरी नहीं मिल पाती। कुलदीप, हम लोगों ने तुम्हें सारी सुविधाएं दी, इतनी मोटी फीस भरकर भी तुम्हें एमबीए में एडमिशन दिलाया, लेकिन तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया। तुमने अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाली। पापा, मैं प्रिंटिंग का बिजनेस करना चाहता हूँ। मुझे रुपयों की मदद चाहिए। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ठीक है, प्रोविडेंट फंड की राशि में 4 लाख रुपए देकर बेटे को बिजनेस करने का मौका दे दीजिए। कुलदीप प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू करता है, लेकिन ध्यान नहीं देता। उसकी लापरवाही की वजह से बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। उसके पापा के द्वारा लगाया हुआ सारा पैसा पानी में चला जाता है। कुलदीप, तुमने एमबीए की पढ़ाई छोड़ दी, बिजनेस कराया, उसे भी डुबा दिया। अब पता नहीं क्या करने का इरादा है। पापा, आप चिंता मत कीजिए। भैया को नौकरी मिल जाएगी। मैं उनके लिए प्रयास करूंगी। भैया, मेरी कंपनी में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का जॉब है। वह मैं आपको दिलवा सकती हूँ। बाहर धूप और बरसात में घूमना मेरे बस का नहीं है। ऐसी नौकरी का मैं क्या करूँगा। भैया, जॉब अच्छा है। आगे प्रमोशन के चांसेस हैं। मेरी कंपनी बहुत अच्छी तनख्वाह देती है। पहले मेहनत पड़ेगी, लेकिन बाद में आराम भी मिलेगा। बेटा, अपनी दीदी की बात मान लो। वह उसी कंपनी में अच्छे पद पर है। उसका सपोर्ट भी रहेगा। कुलदीप, एक बार अच्छे से काम करके देखो। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और तुम्हें कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं हूँ ना। सलोनी भाई कुलदीप को मना लेती है और उसे अपनी कंपनी में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का जॉब दिलाती है। उसके मम्मी पापा, दादा दादी जो बेटा बेटी में अंतर कह रहे थे, उनकी आंखें खुल जाती हैं। मेरी बेटी सलोनी ने अपनी लगन, मेहनत, कर्म और व्यवहार से यह दिखला दिया कि एक बेटी भी माँ बाप की कसौटी पर पूरी तरह से खरी उतर सकती है। बेटी और बेटा एक समान है। हमें बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। गरीब वफादार बेटी। एक गांव के छोटे से परिवार में रागिनी और उसकी बेटी सलोनी रहते थे।
रागिनी के पति की मौत हो चुकी थी, इसीलिए उनके घर की माली हालत बिगड़ गई थी। माँ, मेरे कपड़े फट गए हैं। पहनने के लिए सिर्फ एक जोड़ी साबुत सलवार कमीज बची है। बिटिया, मैं तुम्हारे कपड़ों की सिलाई कर दूंगी। अब हमारे पहले जैसे दिन नहीं रहे। अपने पाँव सिकोड़ कर ही काम चलाना पड़ेगा। माँ, हमें कमाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना बड़ी परेशानी हो जाएगी। अब घर में ज्यादा पैसे भी नहीं रहे। हाँ बिटिया, तुम ठीक कह रही हो। पुत्तन चाचा बता रहे थे कि बटुक हलवाई के यहाँ साफ सफाई के लिए आदमी चाहिए। मैं आज ही जाकर बात करती हूँ। ठीक है माँ, मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। दोनों माँ बेटियाँ बटुक हलवाई के यहाँ पहुँच गए। भाई साहब, आपके यहाँ साफ सफाई के लिए कर्मचारी की आवश्यकता है, मैंने ऐसा सुना है। हाँ, आवश्यकता तो है। बहुत काम करना पड़ेगा। 2 समय का भोजन नाश्ता मिलेगा, कपड़े भी मिल जाएंगे। तनख्वाह ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, महीने के 1000 दूंगा। ठीक है सेठ जी, क्या मेरी बेटी भी मेरे साथ यहाँ काम कर सकती है? ठीक है, लेकिन इसे मैं सिर्फ 500 तनख्वाह दूंगा। गरीबी और लाचारी के कारण रागिनी ने हलवाई की बात मान ली और दोनों माँ बेटियाँ उसके यहाँ काम करने लगी। दिन भर बर्तन, प्लेट, ग्लास धोने पड़ते थे। जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ने लगी। एक दिन एक बड़ा सरकारी अधिकारी बटुक हलवाई के होटल पर नाश्ता करने के लिए आया। उसने रागिनी और सलोनी को ढेर सारे बर्तन मांजते धोते देखा तो उसे दया आई। बटुक उन्हें डांट रहा था। अरे रागिनी, सलोनी, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी 4 कढ़ाइयाँ और मांजनी है। सेठ जी, जले बर्तन मांजने में समय लगता है। तुम लोगों को रखकर मैंने गुनाह कर दिया। बटुक भैया, इन दोनों को कितनी तनख्वाह देते हो? माँ को 1000 और बेटी को 500 महीने देता हूँ। 2 समय का खाना नाश्ता भी दे देता हूँ। उस अधिकारी को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इतने कम वेतन में भी यह दोनों माँ बेटियाँ बहुत सारा काम कर रही हैं। उस अधिकारी का नाम सतीश प्रधान था और उन्होंने अपना कार्ड रागिनी को दे दिया और बंगले पर मिलने के लिए कहा। रागिनी और सलोनी दोनों अधिकारी सतीश के बंगले पर पहुंची। सतीश ने उन्हें नौकरी पर रख लिया। तुम्हें घर का सारा काम देखना होगा और मेरी श्रीमती निर्मला का पूरा ख्याल रखना होगा। पूरे घर की सफाई, बर्तन, कपड़े, खाना पीना सब कुछ देखना पड़ेगा। कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी। सवेरे से तुम्हारी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। और एक बात और सुन लो, यहाँ सिर्फ तुम काम करोगी। तुम्हारी बेटी के लिए मेरे पास काम नहीं है। ठीक है मेम साहब। रागिनी ने अधिकारी सतीश के यहाँ काम करना शुरू किया। पूरे घर के काम के साथ साथ उन्हें अपनी मालकिन निर्मला को भी बर्दाश्त करना पड़ रहा था। रागिनी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गरीब की कोई इज्जत नहीं होती। एक दिन रागिनी की बेटी सलोनी भी माँ के साथ में चली आई। वह काम में हाथ भी बटा रही थी। देख लो रागिनी, तुम्हारी बिटिया को यहाँ मत लाया करो। मैं सफाई पसंद हूँ और यह नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी बिटिया की तरफ से कोई भी गंदगी मेरी बेटी को प्रभावित करे। मेरी बिटिया बहुत साफ सुथरे ढंग से रहती है। सलोनी को इस घर से दूर ही रखो। ठीक है मेम साहब, अब मैं उसे यहाँ कभी नहीं लाऊंगी। अगर वह यहाँ कभी आई तो घर के बाहर ही रहेगी, घर के चौखट के अंदर पैर नहीं रखेगी। सेठानी निर्मला की बिटिया लवली को यह बात पसंद नहीं आई। मम्मी, सलोनी को घर में क्यों नहीं आने देना चाहती? क्या हुआ, गरीब है इसलिए? वह भी तो हमारी ही तरह है। क्या हुआ जो वह कीमती कपड़े नहीं पहनती, साफ सुथरी तो रहती है। लवली बिटिया, तुम नहीं समझ पाओगी। मेरी इच्छा थी कि मैं सलोनी के साथ खेलूंगी, लेकिन मम्मी आपने मेरा सारा मूड ऑफ कर दिया। उस दिन के बाद रागिनी जब भी कभी अपनी बेटी सलोनी को लेकर आती तो उसे घर के बाहर ही रखती। सलोनी वहीं पास के गार्डन में बैठकर अपनी माँ का इंतजार करती। एक दिन सतीश ड्यूटी पर थे और निर्मला रागिनी को लेकर मार्केट जा रही थी। घर पर लवली अकेली थी। सलोनी बिटिया, तुम घर से ही लवली का ख्याल रखना, उसे देखती रहना। हम लोग आधे घंटे के बाद आएंगे। सलोनी खिड़की के पास से हटना नहीं। लवली चंचल है, उसका पूरा ख्याल रखना। निर्मला और रागिनी मार्केट चले गए और सलोनी खिड़की के पास से लगातार लवली पर नजर गड़ाई थी। लवली, आप एक जगह पर बैठकर आराम से पढ़ाई करो। कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना। लवली, तुम अंदर आ जाओ, हम लोग मिलकर खेलेंगे। नहीं लवली जी, हमारे लिए अंदर आने की मनाही है।
मेरी माँ ने आपकी मम्मी से वादा किया है कि मुझे चौखट के अंदर कभी नहीं आने देंगी। मुझे मम्मी की इस तरह की बातें पसंद नहीं आती। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन निर्मला और रागिनी घर वापस नहीं आए। लवली को कुछ खाने की इच्छा हुई और वह किचन के अंदर चली गई। शालिनी अब लवली को नहीं देख पा रही थी। अचानक किचन में धड़ाम से आवाज आई और लवली की चीख और रोने की आवाज सुनाई पड़ी। सलोनी अपने आप को रोक नहीं पाई और कमरे के अंदर दाखिल हो गई। उसने देखा लवली नीचे फर्श पर गिरी हुई है और उसके सर से खून निकल रहा है। अरे लवली, तुम्हें यह क्या हो गया? बाप रे, सर से खून निकल रहा है। रुक जाओ, मैं पहले कपड़ा बांध देती हूँ। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगी। मैं लड्डू लेने के लिए स्टूल के ऊपर चढ़ गई और गिर पड़ी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रागिनी ने अपने दुपट्टे से लवली के सर पर बांध दिया और खून का निकलना कम हो गया। उसने पड़ोसियों को आवाज दी और उनकी मदद से लवली को तुरंत हॉस्पिटल लेकर डॉक्टर के पास पहुंच गई। निर्मला और रागिनी भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। डॉक्टर, जल्दी से मेरी बच्ची का इलाज कीजिए। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। आप लोगों में से किसी एक ने यह काम बहुत अच्छा किया जो बच्ची के सर दुपट्टे से बांध दिया। इस कारण से खून का बहना रुक गया और खतरा टल गया। घाव बड़ा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर, यहाँ दुपट्टा से बांधने का काम इस सलोनी ने किया। वेल डन बेबी। अब मैं बच्ची को ऑपरेशन थिएटर में ले जाऊंगा। चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सभी लोग सलोनी की तरफ प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगे। रागिनी को भी अपनी बेटी पर नाज महसूस हुआ। निर्मला ने सलोनी को सीने से लगा लिया। सलोनी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन तुम लाजवाब हो। आज तुमने मेरी बेटी को बहुत बड़े खतरे से बचा लिया। मैंने तुम्हें पहचानने में बड़ी भूल कर दी। दरअसल मैं गलत थी। तुम्हारी वफादारी ने मेरी आंखें खोल दी। सलोनी बिटिया, मुझे माफ कर दो। आज से मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हैं। जैसे मेरी बेटी लवली, वैसे ही मैं तुम्हें भी मानूंगी। एक गरीब की बेटी सलोनी ने अपने ही दुपट्टे से लवली को सुरक्षा प्रदान की। उसके अपने कपड़े खून से सन गए। उसने इन सारी बातों को भूलकर लवली को लेकर हॉस्पिटल आई और अच्छी तरह से लवली का इलाज हुआ। इस तरह सलोनी ने वफादारी की मिसाल पेश की।